अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। एपिसोड 193 आज भर का वक्त। अरमान ने देखा कि उसने जैसे ही सहगल साहब की डील वाली बात कही थी, वैसे ही रवि और शशि दोनों ही बेड पर जाकर आराम से बैठ गए। और फिर रवि ने कहा, अब बोल भी दे भाई, कैसा सौदा है? तभी हम ये डिसाइड करेंगे कि तेरी हीरोइन को छोड़ना है या उसकी शामत लानी है। ये सुनते ही अरमान ने जल्दी से कहा, सहगल साहब ने कहा है कि उस मिसिंग पैकेट के वो पैसे लौटाने के लिए तैयार हैं। आपको उतना ही पे करना होगा जितना माल आपको मिला है। इतना सुनना था कि शशि अपनी जगह से उठा और अरमान के मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारते हुए बोला, अरे तुझे इतने लल्लू दिखाई दे रहे हैं हम कि तू हमें पैसे वापस करेगा और हम मान जाएंगे? धंधे में ये सब नहीं होता। बात सिर्फ उस पैकेट की होती तो कोई पलट कर पूछने नहीं जाता, लेकिन अगर गलती से भी वो पैकेट किसी ऐसे आदमी के हाथों में चला गया जिसने वो कहीं भी टिकाने की कोशिश की, तो यहाँ की पुलिस को हम तक पहुँचने में थोड़ा भी वक्त नहीं लगेगा। और भाई को इस धंधे में कोई रिस्क नहीं मांगता। और वैसे भी अब वो पैकेट हमारी डील की कामयाबी से जुड़ा है। क्या जवाब देंगे हम भाई को कि ये रवि और शशि जो इतने गुंडे बने फिरते हैं, वो एक माल की डिलीवरी नहीं संभाल सके? ये सुनकर अरमान एक बार फिर से परेशान होने लगा था। उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा, भाई मैं सच कह रहा हूँ, हमारे पास वो पैकेट नहीं है। तो फिर शशि ने गुस्से में कहा, अरे माना कि वो पैकेट तेरे पास नहीं है, लेकिन अब ढूंढना तो पड़ेगा ना। और अगर वो पैकेट नहीं मिला तो उसकी कीमत भी चुकानी पड़ेगी। तो बेटा कान खोल के सुन ले, आज के आज अगर वो पैकेट नहीं मिला तो फिर कल हम हीरोइन से पूछताछ करेंगे। अरमान ने घबराते हुए कहा, भाई वो काफी नई हीरोइन है, वो जानबूझकर तो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। उसे लैला को फेवर करता हुआ देखकर शशि उसके एकदम पास आया और फिर उसे अपनी उंगली दिखाते हुए बोला, कौन क्या कर सकता है इसका तुझे अंदाजा भी नहीं है। अभी तू बस इतना याद रखना कि आज के आज खबर मिल जानी चाहिए। और हाँ, यहाँ से भागने की तो हिम्मत भी मत करना। हमारी नजर हर तरफ है। अगर हमें तेरे या उस हीरोइन के भागने की भनक भी लग गई ना, तो फिर तुम दोनों की कोई खैरियत नहीं है। कहकर उसने रवि को आवाज दी और फिर दोनों वहां से जोर से दरवाजा बंद करते हुए चले गए। पीछे अरमान डर से कांपता रह गया। सुजॉय जब शाम को ऑफिस से घर लौटा तो घर पर लतिका जी और पाहूजा साहब दोनों ही मौजूद नहीं थे। वो सीधे अपने कमरे में चला आया। कपड़े चेंज करने के लिए उसने कबर्ड खोला ही था कि उसकी नजर ड्रॉर पर पड़ी और उस पर नजर पड़ते ही उसे लैला के फोन वाली बात याद आ गई। अनचाहे ही उसने वो ड्रॉर खोल दिया। सामने लैला के पैरों की पायल पड़ी थी। पायल पर नजर पड़ते ही सुजॉय का चेहरा खिल सा गया। उसने पायल को चुटकी में उठाते हुए अपनी नजरों के सामने किया और बोला, पता नहीं लैला, इतने दिन मैं तुम्हारे बिना कैसे बिताऊंगा। सोचा था कि उतनी दूर जाना मुमकिन ना सही, लेकिन तुमसे बात करके तुम्हारा हालचाल तो पूछ ही सकता हूँ। पर फोन की लाइंस ऐसे डिस्टर्ब हुई कि फिर दोबारा तुम्हें कॉल ही नहीं लग सकी। उस पर वो तुम्हारी रुआसी आवाज मुझे अभी तक परेशान किए जा रही है। तुम्हारी आवाज से साफ जाहिर हो रहा था कि कुछ तो है जिसकी वजह से तुम परेशान साउंड कर रही थी। और देखो, तुम्हारे लहजे की उदासी से मैं दिन भर अपने काम पर भी कंसंट्रेट नहीं कर पाया, और अब घर आकर भी मुझे लगातार तुम्हारी याद आई जा रही है। कहते हुए उसने अपने हाथ में थामा हुआ लैला का पायल होठों से लगा लिया, यूं कि जैसे उसके पांव को अपने होठों से छू रहा हो। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई तो उसने हड़बड़ाते हुए उस पायल को वापस ड्रॉर में रखा। कबर्ड बंद करके उसने 2-4 गहरी गहरी सांसें लेकर खुद को काम किया और फिर बोला, दरवाजा खुला है। उसकी परमिशन पाते ही लतिका जी ने दरवाजा खोलकर अंदर आते हुए कहा, आई होप मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया। सुजॉय ने जल्दी से कहा, अरे नहीं माम, प्लीज आइए ना। वैसे आप कहीं गई थी क्या? और मुझे डैड भी नहीं दिखे, वो भी आपके साथ थे? तब लतिका जी ने अंदर आकर उसके बेड पर बैठते हुए कहा, मैं बाहर गई हुई थी, अभी अभी वापस आई हूँ, और तुम्हारे डैड का मुझे कुछ नहीं पता चलता। कहकर वो कुछ देर के लिए ठिठकी और फिर कहा, वैसे मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी सुजॉय। सुजॉय ने उनके सामने बैठकर उन्हें गौर से देखते हुए कहा, बोलिए ना माँ। तब लतिका जी ने कुछ सोचते हुए कहा, मुझे पता है सुजॉय,
कि शायद ये बात सुनकर तुम यकीन भी न कर सको, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है कि मुझे लगा कि तुम्हें इस बारे में पहले से सब कुछ पता होना चाहिए। सुजॉय ने उनका हाथ थामकर अपने हाथ में लेते हुए कहा, जो भी बात है माँ, जिसके भी बारे में है, आप अपने बेटे से उस बारे में एकदम फ्री होके कह सकती हैं। बताइए ना, क्या बात है? लतिका जी ने अपने एक्सप्रेशंस एकदम सीरियस बनाते हुए कहा, आज मुझे रेस्टोरेंट में सुहाना मिली थी। सुहाना का नाम सुनते ही सुजॉय कुछ और ध्यान से उनकी बात सुनने लगा था। लतिका जी ने आगे कहा, मैंने बस उसे इतनी सी बात कही कि तुम्हें उस औरत से अपना रिश्ता किसी को बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो इतना सुनते ही एकदम से भड़क गई। सुजॉय ये सुनकर कुछ हैरान होते हुए बोला, भड़क गई? लेकिन क्यों? इसमें भड़कने जैसी क्या बात है? लतिका जी ने उसी तरह बेचारे वाले एक्सप्रेशंस देते हुए कहा, वही तो मुझे समझ नहीं आया। और सिर्फ इतना ही नहीं, उस लड़की ने तो मुझे धमकी तक दे डाली कि आप देखना कि मैं दुनिया वालों के सामने ये बात कैसे लाती हूँ। लतिका जी सुहाना की बात के साथ जितना झूठ गढ़ सकती थी उन्होंने गढ़ लिया था, लेकिन ये सुनकर सुजॉय के माथे पर बल पड़ गए थे। उसने कुछ कंफ्यूज लहजे में कहा, लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है कि सुहाना ने इतनी सी बात के लिए ऐसे रिएक्ट क्यों किया। सुजॉय अपनी बहन को अच्छे से जानता था और ये भी जानता था कि लतिका जी का बिहेवियर बचपन से उसके लिए कैसा रहा था। सब कुछ जानने के बाद वो लतिका जी को एकदम से बेचारा भी नहीं मान सकता था। उसे अंदाजा हो रहा था कि जरूर लतिका जी ने उसे कुछ उल्टी सीधी बातें सुनाई होंगी। अभी वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी लतिका जी ने कहा, तुझे ये बात बताने के पीछे मेरा सिर्फ इतना ही मकसद था कि तू जरा होशियार रहना। पता नहीं उसकी धमकी की वजह से मुझे कुछ अजीब से लगे उसके इरादे। इतनी मुश्किल से तो अभी सुजॉय मोशंस का नाम फिर से संभला है। कहीं ऐसा ना हो कि उसकी एक बेवकूफी की वजह से हमें कोई बड़ा नुकसान उठाना पड़े। ये सुनकर सुजॉय के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई। उसने लतिका जी के हाथ पर अपनी हथेली से थपथपाते हुए कहा, माँ माँ माँ, आप बहुत ज्यादा सोच रही हैं। सुहाना इस घर की बेटी है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आज वो अपनी असली माँ के साथ है या कहीं और। मैं उसे अच्छे से जानता हूँ। वो कभी ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिससे कि पाहुजा परिवार पर कोई भी आंच आए। सुजॉय को उसके फेवर में इस तरह बोलता देखकर लतिका जी के तन बदन में आग सी लग गई, लेकिन वो इस वक्त अपने किसी भी रिएक्शन का इजहार नहीं कर सकती थी। इसीलिए उन्होंने उसी तरह कहा, भगवान करे ऐसा ही हो बेटा। वो लड़की वाकई में ऐसा कोई स्टेप ना उठाए जिससे पाहुजा परिवार को कोई चोट पहुंचे। अच्छा, अब तुम अपना काम कर सकते हो, मैं चलती हूँ। कहते हुए उन्होंने प्यार से सुजॉय के बालों में हाथ फेरा और फिर वहां से निकल गईं। पीछे बैठे हुए सुजॉय के लिए ये यकीन करना मुश्किल था कि वाकई सुहाना ने ऐसा कुछ कहा होगा, वो भी तब जब वो लतिका जी के नेचर को भी अच्छे से जानता था। कबीर अपने कमरे में बैठा हुआ था कि तभी उसकी फोन की रिंग बज उठी। उसने फोन उठाया तो दूसरी तरफ अश्विन था। उसने हेलो कहा और फिर पूछा, आप कैसे हैं सर? अश्विन की आवाज सुनते ही कबीर ने जल्दी से कहा, ये सब फॉर्मेलिटी छोड़ो अश्विन, तुम मुझे जल्दी से बताओ जो काम तुम्हें दिया था वो पूरा हुआ कि नहीं। तब अश्विन ने सीरियस लहजे में जवाब दिया, मैंने मेहता सर से बात की थी सर। उन्होंने बताया कि इस मामले में जो कुछ भी करना होगा वो फिलहाल राहुल सर ही कर सकते हैं, क्योंकि अभी भाई के टच में मेहता साहब नहीं बल्कि राहुल सर हैं। तो तुमने राहुल से बात की? कबीर ने अगला सवाल किया। तब अश्विन ने कुछ मायूस लहजे में जवाब दिया, नो सर, राहुल सर बिना किसी को बताए पिछले हफ्ते से ही गायब है। यहाँ तक कि मेहता साहब को भी उनके बारे में कुछ पता नहीं है। मैं लगा हुआ हूँ सर, जैसे ही कोई खबर मिलती है मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। शायद 1-2 दिन में उनके बारे में कोई ना कोई खबर मिल ही जानी चाहिए। मैंने उनके खास आदमी को जरूरी मैसेज दे दिया है। लेकिन 1-2 दिन का नाम सुनकर कबीर ने कुछ चिल्लाते हुए कहा, वही 1-2 दिन का तो रुकना मुश्किल है ना। तुम रहने दो, मैं अपने तरीके से पता करता हूँ इसके बारे में। कहकर उसने कॉल कट कर दी। कबीर अभी सोच में घिरा हुआ ही था कि तभी डोरबेल बजी। कबीर ने यस कम इन कहा तो एक जोर की आवाज के साथ दरवाजा खोलते हुए घबराया हुआ अरमान अंदर आया और कबीर के पांव पर गिरता हुआ बोला, कबीर सर, मुझे और लैला मैम को बचा लीजिए। उसने ये बात कुछ इस अंदाज में कही कि कबीर चौंकते हुए उठा और उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे उठाता हुआ बोला,
अरे अरे क्या कर रहे हो? क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों हो? मुझे पूरी बात बताओ। तब अरमान ने, अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, उसे रवि और शशि के आने और उनके लैला के पीछे लगने की बात दोहरा दी। कबीर ने उसे उठाकर सोफे पर बिठाया और फिर अपनी सिगरेट सुलगाते हुए बोला, आखिर वही हुआ जिसका डर था। और क्या कह रहे थे वो लोग? कबीर के पूछने पर अरमान ने शुरू से आखिर तक की सारी बातें बता दी। कबीर ने सिगरेट का एक लंबा सा कश लगाते हुए अरमान से पूछा, तुमने ये बात सहगल साहब को क्यों नहीं बताई अभी तक? अरमान ने रुआंसे अंदाज में कहा, सर शायद अभी कहीं गए हुए हैं। मैं उस वक्त से उन्हें कॉल लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरी उनसे कोई बात नहीं हो पा रही है। उन्होंने बस आज भर का टाइम दिया है सर। कबीर सर, मुझे डर है कि कहीं इन सब में लैला मैम सफर ना करे। तब कबीर ने कहा, कोई भी सफर करे अरमान, ये गलत होगा, लेकिन भाई के इन आदमियों को समझाया कैसे जाए? फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूं, तुम अपना ख्याल रखो। कबीर ने कहा तो अरमान हामी भरता हुआ वहां से उठ गया। उसके जाने के बाद कबीर ने सिगरेट का आखिरी कश लेते हुए कहा, भी राहुल न जाने कहां है, कैसे ढूंढूं उसे? उसके लहजे से फिक्रमंदी झलक रही थी। लैला अपने कबर्ड में बाकी की चीजें अरेंज कर रही थी कि तभी उसने देखा कि उसका सैनिटरी पैड वाला पैक बिल्कुल खाली हो चुका है। उसने एक दो बार कहीं और रखे कुछ बचे हुए पीसेस के लिए नजरें दौड़ाईं, लेकिन वहां पर उस खाली पैकेट के अलावा कुछ भी नहीं था। उसने अपने सिर पर हल्की सी चपत मारते हुए कहा, हे भगवान, मैं ये कैसे भूल गई? अब मुझे इसके लिए तो मार्केट जाना ही पड़ेगा, वरना मैं यहाँ ये चीज लाने के लिए किससे बोलूंगी? और एक दो दिन में पीरियड की भी डेट है। सोचते हुए उसने घड़ी पर नजर दौड़ाई तो अभी शाम के 7 बजे थे। उसने जल्दी से अपना वॉलेट उठाया और पैरों में सैंडल डालती हुई खुद से ही बोली, यही पास के सुपरमार्केट में तो आसानी से मिल ही जाएगा, मैं लेके आती हूँ, वरना कल शूटिंग और ड्राइविंग के चक्कर में फिर वक्त मिलना मुश्किल हो जाएगा। कहते हुए वो बाहर निकल गई। अभी वो बाहर आ ही रही थी कि तभी होटल की एंट्री लॉबी में ही उसे सामने से आता हुआ अरमान दिख गया। उसने लैला को बाहर जाते हुए देखा तो कुछ चौंकते हुए बोला, आप बाहर कहाँ जा रही है लैला मैम? लैला उसे क्या बताती कि वो क्या लेने जा रही है, इसीलिए उसने टालते हुए कहा, कुछ जरूरी सामान है, मैं वो अभी लेकर आई। अश्विन ने घबराए हुए लहजे में कहा, आप प्लीज रूम में जाइए लैला मैम, और मुझे सामान का नाम बता दीजिए, मैं यहाँ होटल स्टाफ में से किसी को बोलकर मंगवा देता हूँ। आपका बाहर निकलना सही नहीं है, और वो भी इस वक्त। लेकिन लैला ने जल्दी से इनकार करते हुए कहा, नहीं, दरअसल मुझे रूम में बैठे बैठे भी अजीब सी उकताहट होने लगी थी, इसीलिए सोचा कि थोड़ा मूड भी फ्रेश हो जाएगा। कहकर फिर वो अरमान के जवाब का इंतजार किए बगैर ही तेजी से बाहर की तरफ चली गई। पीछे अरमान उसका नाम पुकारता रह गया। सुपरमार्केट पहुंचकर उसने सैनिटरी नैपकिन और एक दो जरूरी चीजें खरीदी और फिर मॉल से वापस होटल की तरफ चली आई। अभी वो होटल वाली सड़क की ओर मुड़ने ही वाली थी कि तभी पीछे से उसे किसी ने खींचते हुए कहा, हमारा डर खत्म हो गया है क्या, जो यहाँ लंदन की गलियों में बेखौफ घूम रही हो? लैला एकदम से लड़खड़ाते हुए पीछे पलटी तो सामने खड़े शख्स को देखकर उसकी आंखों में हैरत के समंदर हिलोरे मारने लगे। उसके मुंह से बेसाख्ता निकला, तुम यहाँ? क्या लैला का सामना एक बार फिर भाई के आदमियों से हो चुका था? हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब करें।